हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ओवर कैपिटलाइजेशन को स्टडी करेंगे। जनरली जो ओवर कैपिटलाइजेशन टर्म है, अति पूंजीकरण जिसे हम कहेंगे हिंदी में, इसको जनरली मिसअंडरस्टूड किया जाता है दैट इज इट इज़ एक्सेस ऑफ कैपिटल, बट इट इज़ नॉट सो। ओवर कैपिटलाइजेशन एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग, इसके रीज़न और ओवर कैपिटलाइजेशन का इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पर, हमारी सोसाइटी पर, कंपनी पर, शेयर होल्डर पर क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन को दूर करने के उपाय क्या हैं, क्या स्टेप्स मैनेजमेंट को लेने चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओवर कैपिटलाइजेशन आपका पूरा टॉपिक डिस्कस होगा। देखिए बच्चे, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बीकॉम में। तो जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डाले हुए हैं, उसको आप देखिएगा। उसमें दे रखा है कि ओवर कैपिटलाइजेशन को एक्सप्लेन मीनिंग के साथ कॉजेज और इफेक्ट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे आज सीखने को मिलेगी। कैपिटलाइजेशन क्या है? कैपिटलाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चे। तो देखिए, व्हाट इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन? ओवर कैपिटलाइजेशन इज नॉट excess of capital, it is something else. That is, overcapitalization refers to that state of affairs where a company earns less than what it should have earned at fair rate of return on the capital invested in it. क्या समझ में आई बात? कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर कंपनी कम कमा रही है एज़ कम्पेयर टू फेयर रेट ऑफ रिटर्न। जो कि उसने पैसा लगा रखा है, उस पर उसे जितना कमाना चाहिए था वो उतना नहीं कमा पा रही है, तो वो ओवर कैपिटलाइज कही जाएगी। यहाँ पर कैपिटल से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन, अब यहाँ पर फेयर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ? फेयर रेट ऑफ रिटर्न देखिए कैसे डिसाइड होती है। वैसे ही सिमिलर फर्म्स, सेम इंडस्ट्री में लगी हुई कंपनियाँ उतने ही पैसे के साथ कितना रेट ऑफ रिटर्न कमा रही हैं, कितनी अर्निंग उनकी है मार्केट में, वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ फेयर रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि जब आप एक कंपनी शुरू होती है तो आप एस्टिमेट तो लगाते ही है ना कि हम इतना पैसा लगाएंगे इस काम में तो हमें कितना हमें मिलेगा रिटर्न में, और वो एक एस्टिमेट होता है, वो आप कंपेयर करके ही पता चलता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन वो सिचुएशन है जब आप फेयर रेट ऑफ रिटर्न नहीं कमा पाते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ पर, अपनी इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है जी। नाउ एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटल कैपिटल 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है किसी बिजनेस में, इस पर प्रॉफिट जो नॉर्मली कमाया जा रहा है वो 2 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रही है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है 10% है। तो जब कंपनी इतना कमा पा रही है तो हम ये कहेंगे कि कंपनी फेयरली कैपिटलाइज्ड है। 20 लाख पर 10% की रेट से उसे 2 लाख रुपए कमाना चाहिए और वो कमा रही है। लेकिन अगर यही कंपनी पैसा तो उतना ही लगा रही है, बट उसकी जो अर्निंग है वो 1,20,000 है सेम कैपिटल के साथ, तो आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं बच्चे इससे। 1,20,000 डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी, दैट इज़ 6%। तो इट मीन्स जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ 10%, बट आप कमा रहे हैं उससे कम। सो नाउ दिस कंपनी इज़ ओवर कैपिटलाइज्ड। तो ओवर कैपिटलाइजेशन को हमने समझा किससे, कि फेयर रेट ऑफ रिटर्न उसे कंपनी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल से मतलब नहीं है, मेन रेट ऑफ रिटर्न से मतलब है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है कि जब एक कंपनी जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाती है या उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, तो वो ओवर कैपिटलाइज सिचुएशन में है। और ऐसा ज़रूरी है, ऐसी सिचुएशन बने रहना ज़रूरी है कॉन्टिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो फेयर रेट ऑफ रिटर्न कमाने में सक्षम नहीं है, वो अनेबल है। अगर कंपनी टेम्परेरीली उतना फेयर रेट ऑफ रिटर्न उसे नहीं मिल पा रहा है या उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, अर्निंग कम हो रही है, लेकिन टेम्परेरीली किसी एबनॉर्मल इवेंट के अकर होने से स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो गई, तो उस केस में वो कंपनी ओवर कैपिटलाइज नहीं कही जाएगी। तो इस स्लाइड से आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया है, और ये आपको बहुत अच्छे से लिखने के लिए आप लिख सकते हो आप इस टॉपिक को मीनिंग के साथ में। नाउ इसके हम कॉजेज़ के पर आते हैं कि इसके रीज़न क्या है। ओवर कैपिटलाइज कंपनी हो तो जाती है, मतलब अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, क्यों?
तो ये जो जितने भी कॉजेज़ हैं, जितने भी रीजंस हैं, वो आप रिलेट करेंगे कि अर्निंग कैपेसिटी कम क्यों होती है कंपनी की। ठीक है, तो इसको जब आप अर्निंग कैपेसिटी से रिलेट कर पाएंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान से अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल। इसको हम जल्दी से करते हैं एक बार। एक कंपनी अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देती है जितनी की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो बहुत से फंड आइडल पड़े रहते हैं। आइडल का मतलब वो यूज़ नहीं हो पाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो है वो अगर यूज़ नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा इशू हो गए, तो इस केस में क्या होगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी, हमारी जो फंड्स पर कमाने की जो क्षमता है वो कम हो गई, और जितने हमारी कैपिटल आइडल है उस पर हमें डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, आप अर्निंग कर नहीं रहे हो, आपको डिविडेंड भी देना पड़ रहा है, तो या तो आप डिविडेंड की रेट कम करोगे। डिविडेंड की रेट कम होते ही क्या होगी, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स विल फॉल डाउन, है ना। तो ये चीज़ें आपका ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल जो है वो ओवर कैपिटलाइजेशन का मेन रीज़न रहता है। सेकेंडली, कंपनी अगर प्रमोट हो रही है, प्राइवेट से पब्लिक हो रही है, या पार्टनरशिप फर्म पब्लिक में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इस केस में अगर कन्वर्जन के टाइम में जो एसेट ट्रांसफ़र होती हैं कंपनीज़ की, वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर हो जाएं, बढ़े हुए प्राइसेस पे हो जाएं, ज़्यादा प्राइसेस पे हो जाएं, तो इस केस में भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। थर्ड रीज़न है, कंपनी बूम पीरियड में प्रमोट की जाए या एक्सपेंड की जाए। नई कंपनी बनी है, जब प्राइसेस सब चीज़ें महंगी थी, तब कंपनी को हमने सोचा कि कंपनी इंट्रोड्यूस की जाए या कंपनी को एक्सपेंड किया जाए। इस केस में भी जितने भी एसेट्स आप परचेज़ करेंगे वो क्वाइट हाई प्राइसेस पर आप लेंगे। आप प्राइस ज़्यादा पे करेंगे लेकिन एक्चुअल में जो एसेट की वैल्यू उतनी है नहीं। ये बूम पीरियड है तो डिप्रेशन भी आएगा, और जब एक्चुअल डिप्रेशन की सिचुएशन आएगी तो अर्निंग कैपेसिटी तो कम होनी ही है। फिर एसेट और कैपिटल जो है बुक्स में जो दिखाई गई हैं वो अलग प्राइस पे हैं, बट एक्चुअल में डिप्रेशन में वो प्राइस हो जाता है कम, अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न रहता है। हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस, आपने कंपनी शुरू करनी है, आपने प्रोमोटर को इंसेंटिव दे दिए, हैवी एक्सपेंसेस आपने प्रमोशन पर कर दिए, इशू के टाइम पे अंडरराइटर्स को कमीशन काफ़ी दे दिया, प्रोमोटर्स को भी काफ़ी अच्छी रेम्यूनरेशन आपने दे दी सर्विसेज के लिए। तो इस केस में जैसे ही कंपनी प्रमोट हुई तो ये खर्चे जो होंगे ये हमें राइट ऑफ तो करना ही है फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जब राइट ऑफ होंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो यही तो मतलब है कि प्रॉफिट कम हुआ तो आप डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, डिविडेंड सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, फेयर रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड की नहीं होगी, तो आपकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स भी कम हो जाती है। नाउ फिफ्थ पार्ट है आपका ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। जब आपने कंपनी को शुरू करना था, प्रमोशन के टाइम पर आपने अर्निंग्स को ओवर एस्टिमेट कर लिया। देखिए, कमाया भी आपने है नहीं, लेकिन एस्टिमेट तो आप करते हैं, तभी तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एस्टिमेट किया आपने 50,000 रुपीज़ आप कमा लेंगे। करंट रेट ऑफ रिटर्न जो चल रही थी वो 10% थी, जो हमने मार्केट में सर्वे किया और पाया कि वैसे ही फर्म कितना कमा रही हैं। तो हमने उससे एस्टिमेट किया कि हम इतनी अर्निंग्स हमने एस्टिमेट कर ली है, अगर ये रेट ऑफ रिटर्न रहा तो हमें 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। कैपिटलाइजेशन की बचे रेट जो कैलकुलेट होती है ना, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग्स जितने भी हैं रेट ऑफ रिटर्न से आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। बट एक्चुअल अर्निंग्स हुई 40,000, तो इस हिसाब से तो हमें 4 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, तो हमारी कंपनी 1 लाख रुपीज़ से ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई। नाउ अंडर एस्टिमेट की बात करें, अगर रेट ऑफ रिटर्न को हम अंडर एस्टिमेट कर लें एट द टाइम ऑफ प्रमोशन तो भी ओवर कैपिटलाइज हो जाते हैं हम। अंडर एस्टिमेशन मतलब हमने एस्टिमेट किया 50,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% फिक्स कर ली, और तो इस हिसाब से हमारा जो कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो हो गया जी 5 लाख। बट एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारी हुई दैट इज़ 12.5%। तो इस केस में आपको कितना पैसा लगाना चाहिए था, देखिए मैंने कैलकुलेशन भी बता रखी है आपको, 50,000 डिवाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस हिसाब से आपका पैसा लगना चाहिए था 4 लाख रुपए, तो भी आप ओवर कैपिटलाइज हो गए। तो एग्जांपल से मैंने कोशिश की है क्लियर करने की, अर्निंग्स ओवर एस्टिमेट कर लें आप या रेट ऑफ रिटर्न अंडर एस्टिमेट कर लें, दोनों ही केसेस में आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। 7th पॉइंट में आप शॉर्टेज ऑफ कैपिटल को जब लिखेंगे, इसमें यह है कि जब कंपनी को शुरू किया जाता है, प्रोमोटर अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को और वो कम शेयर इशू करते हैं। देखिए ना, यहाँ पर आ गया ना कि एक्सेस ऑफ कैपिटल नहीं है जी ओवर कैपिटलाइजेशन, इट इज़ आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, आपने लेस कैपिटल रेज की
इस केस में जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो अब आप क्या करेंगे, कैपिटल तो रेज कर चुके हैं, अब आप लोन लेंगे तो वो हाई रेट पर आपको मिलेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट यहाँ पर, आपकी अर्निंग्स यहाँ पे इफेक्ट हो रही हैं और शेयर होल्डर के लिए काफ़ी कम पैसा बचता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इससे आपकी जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो कम हो जाएगी। नाउ इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन, अब अगर एक कंपनी सफिशिएंट प्रोविज़न नहीं बनाती है डेप्रिसिएशन का, एसेट को रिप्लेस करने का, तो जैसे ही उसको नई, क्योंकि देखिए एसेट तो डेप्रिशिएट होंगे ही, या तो उसको नई एसेट जब रिप्लेस करने होंगे तो उसको अपना जो अर्निंग्स हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर वो रिप्लेसमेंट उसको एक्सटेंड करनी पड़ेगी, या उसको करना होगा कि अभी हमारे पास उतना फंड अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम एसेट को रिप्लेस नहीं करेंगे। एसेट को रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आपकी इफेक्ट होगी, एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इफेक्ट होगा और इससे आपकी अर्निंग जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जब आप डेप्रिसिएशन के लिए इनएडिक्वेट प्रोविज़न रखते हैं, एडिक्वेट सफिशिएंट प्रोविज़न नहीं बनाते हैं, तो नई एसेट या तो परचेज़ नहीं करते हैं, परचेज़ नहीं करेंगे एफिशिएंसी कम हो जाती है, या नई एसेट परचेज़ करनी पड़ती हैं तो आपको अपना जो आप कमा रहे हो वही लगाना पड़ता है, तो डिविडेंड की फॉर्म में आप पैसा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो, जिससे कि आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है शेयर्स की। नाउ लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, अब यहाँ पर क्या है, जब कई बार क्या होता है कंपनी ना अपना प्रॉफिट अपने पास ना रख के, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट को भी हम आगे जानेंगे, जब हम अपना कमाया हुआ प्रॉफिट कुछ बिजनेस में रख लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ प्लॉइंग बैक। और कंपनी जब ऐसा नहीं करती है, कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड अगर कंपनी की है, तो इस केस में क्या होगा, सफिशिएंट फंड उसके पास रहते नहीं हैं और ओल्ड एसेट को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है और आप ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी मतलब जब डिविडेंड आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दें और अपने पास रखें कम, अपने पास मतलब कंपनी अपने पास रिटेन अर्निंग की फॉर्म में या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट की फॉर्म में कम रखें। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। जब हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है, प्रॉफिट पर टैक्स लग रहा है, तो जब टैक्स की फॉर्म में अगर प्रॉफिट जा रहा है तो इस केस में डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को मिल रहा है कम, और यहाँ पर भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। सो ये कुछ रीज़न थे, कुछ रीज़न आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कुछ आपको रिलेट करने पड़ते हैं इसको शो करने के लिए। कुछ पॉइंट, जब जितने भी पॉइंट आप लिखेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, ना कि कैपिटल। नाउ कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपकी ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म्स हैं उनका खुद पर क्या इफ़ेक्ट है, उनका शेयर होल्डर पर क्या इफ़ेक्ट है और उनका सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट है। आप ये भी कह सकते हो कि एक ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी जो है वो कई तरह से खतरनाक हो सकती है, डिज़ास्ट्रस हो सकती है, खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, शेयर होल्डर के लिए भी। तो सबसे पहली चीज़ तो जब आप ओवर कैपिटलाइज्ड हो, मतलब फिर मैं दोबारा क्लियर करूँगी, जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम है, आप डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, आपकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ आपकी गुडविल का लॉस आपको हो रहा है, क्रेडिट वर्दीनेस आपकी कम हो रही है, लोग आपको उधार देने से पीछे हट रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ गुडविल का लॉस होता है, क्रेडिट वर्दीनेस आपकी कम होती है। सेकंड पार्ट फिर वही, आपको एडिशनल फंड जब रेज करने होंगे तो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि देखिए ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आपको फंड तो चाहिए, आपको लोन लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, बट लोग आपको या बैंक्स आपको लोन देने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ योर पास्ट जो भी आपके डिविडेंड की रेशियो रही, जो अभी आपके शेयर्स की वैल्यू रही, उस हिसाब से कंपनी की एफिशिएंसी कम होती है। देखो अर्निंग तो कम हो ही रही है आपकी, साथ ही साथ आपने डेप्रिसिएशन का भी ढंग से प्रोविज़न नहीं किया, आप ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं हैं। तो इस केस में आपकी क्वालिटी जो गुड्स की है वो कम हो रही है, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर आप उतनी चीज़ वो नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके मार्केट में वैल्यू कम होती है, आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स आप पीछे रह जाते हैं। नाउ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू शो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट एक्चुअल में तो हो रहा है कम,
बट आपको शो करना है ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आप में बना रहे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप गलत दिखाते हो, अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाते हो, इन्वेस्टर्स बुक्स में आप ज़्यादा शो करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स आप शो करते हो। इस इन्फ्लेटेड प्रॉफिट शो करने से गड़बड़ हो जाती है, आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है, और डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास पैसा होना भी तो चाहिए। इसके लिए फिर आप जो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रहती है वो किसी ना किसी रीज़न से आप फिर किसी ना किसी तरीके से उसको उस फंड को रेज़ करते हो। आप फिर तरीका क्या रहता है, तरीका रहेगा आप लोन लोगे, डेट लोगे। तो डेट जब आप लोगे तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी को यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है, जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा तो वो एक्यूमुलेट होता होता कंपनी को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो कंपनी लिक्विडेशन की सिचुएशन में पहुंच जाती है। इन केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उनकी गुडविल कम हो रही है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो कंपनी इस चीज़ को बनाए रखने के लिए लोन लेती जा रही है, बट कंपनी के पास फंड तो है ही नहीं, तो कंपनी अल्टीमेटली लिक्विडेशन की पोजीशन में भी पहुंच जाती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस रहे कंपनी पर। अब बात करते हैं शेयर होल्डर पर क्या इफेक्ट आया। सबसे पहली चीज़, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिला कम, क्योंकि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई। अर्निंग कैपेसिटी कम होते ही सबसे पहला इफेक्ट डिविडेंड पर आया कि शेयर होल्डर को लोअर डिविडेंड मिलता है, तो रेगुलर भी नहीं मिल पाता, कई बार तो सर्टेन भी नहीं होता। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये हम जब हम पीछे टॉपिक पढ़ रहे थे कि रीज़न क्या है, उसमें हमने बार बार पढ़ा कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कम हो जाती है क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, सो इसीलिए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कम हो जाती है। अब ये शेयर्स की मार्केट वैल्यू तो कम हो ही गई, साथ ही साथ इन शेयर्स की क्योंकि रेपुटेशन भी कम हो गई, ये शेयर्स की वैल्यू कम होते ही बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है शेयर होल्डर को भी इन शेयर्स के बदले में कुछ भी फंड रेज करना। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब पता है ना, कोलेटरल सिक्योरिटी जब आप इन शेयर्स के बदले में कोई लोन लेते हैं तो वो सिक्योरिटी की फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं ज़्यादा ऐसे शेयर्स। लॉस ऑन स्पेकुलेशन, अब जब कभी भी शेयर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग का भी एक मुद्दा बन जाता है। तो जेन्युइन इन्वेस्टर्स को इसमें बड़े नुकसान उठाना पड़ता है। जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो, स्पेकुलेशन के चांसेस बढ़ गए, तो जेन्युइन इन्वेस्टर यहाँ पर नुकसान उठाते हैं। लॉस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन, अब कई ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी क्या करती हैं, रीऑर्गेनाइज करती हैं। रीऑर्गेनाइज को भी हम समझेंगे जब रेमेडीज़ में कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है। तो रीऑर्गेनाइज करेंगी, यूजुअली कैसे करेंगी, वो या तो कैपिटल को राइट ऑफ करेंगी, कैपिटल को मतलब राइट ऑफ कैरिंग सॉरी कैपिटल को कम करेंगे। कैपिटल का रिडक्शन का मतलब है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कम करना। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कम होने का मतलब है शेयर होल्डर को अल्टीमेटली नुकसान होना। तो ये भी शेयर होल्डर के लिए नुकसान की बात है। तो शेयर होल्डर पर इफेक्ट इस टाइप से आपने देखा। नाउ सोसाइटी पर क्या इफेक्ट आया। सबसे पहली चीज़, ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म जो हैं वो उनकी अर्निंग तो वैसे ही कम हो रही है और अर्निंग कम हो रही है, और वो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, थोड़े खर्चे कम करेंगे या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, प्राइसेस में को बढ़ा देंगे, ताकि जो अर्निंग तो कम हो रही हैं लेकिन हमें फ़ायदा थोड़ा बहुत हो जाए। वो कैसे होगा, या तो सेल्स प्राइस बढ़ा दीजिए, या कॉस्ट कम कर दीजिए, या क्वालिटी को आप कम कर दीजिए। तो ये अल्टीमेटली नुकसान कस्टमर को होता है, क्योंकि उन्हें प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है लेकिन क्वालिटी उसे उन्हें कम मिलती है। लॉस टू वर्कर्स, कॉस्ट रिडक्शन हमने अभी बात की, या तो आप प्राइस बढ़ाइए या कॉस्ट रिड्यूस कर दीजिए। कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए की बात आएगी तो वेजेस में रिडक्शन होगी। वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो वर्कर्स को दी जा रही हैं वो विड्रॉ कर ली जाती हैं, जिससे कि या कई बार होता है वर्कर्स की रिट्रेंचमेंट कर दी जाती है, जॉब से निकाल दिया जाता है ना। अल्टीमेटली अगर कोई कंसर्न बंद हो गई, फॉर्म बंद हो गई, तो वैसे ही नुकसान है वर्कर्स को, या फिर वर्कर्स को छटनी जब कर दी जाएगी, इस केस में भी वर्कर्स को नुकसान है। अब थर्ड पार्ट है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज। मिस यूटिलाइजेशन, क्योंकि ओवर कैपिटलाइज कंसर्न जो है वो या तो रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं कर पाई, तभी तो अर्निंग कैपेसिटी कम रही, अंडर यूटिलाइज हो गया। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाने के कारण सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ता है।
एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब कोई भी फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाती है मतलब वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही है तो उसको बंद करना पड़ेगा तो कैपिटल लॉस होगा इन्वेस्टर्स को, और साथ ही साथ नई जो कुछ फर्म्स ऐसे बंद हो जाएंगी तो एक हमारी इकोनॉमी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास कम हो जाता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ में। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करता है ओवर कैपिटलाइजेशन। नाउ रिसेशन भी आ जाता है। ओवर कैपिटलाइज का मतलब हुआ पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिक्लाइन इन वेज रेट, रिट्रेंचमेंट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, परचेजिंग पावर लेबर क्लास की कम हो रही है, तो इसका अल्टीमेटली इस सिचुएशन का एडवर्सली इफेक्ट होता है इंडस्ट्री पर और आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट हैं, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण होते हैं। नाउ कम टू द रेमेडीज़। देखिए बच्चे, अब रेमेडीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने अभी तक पढ़ा कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, किस रीज़न से ये होता है, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, नाउ इसको हम दूर कैसे करें। कुछ जो रेमेडीज़ हैं कुछ लगेंगे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, और कुछ लगेंगे कि यस ये हो सकता है। तो नाउ सबसे पहले रेमेडीज़ है रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेट। ओवर कैपिटलाइजेशन एक बीमारी है ना, बीमारी आप ये तो हम वैसे कह रहे हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन का हमने इफ़ेक्ट देखा सोसाइटी पर, सही नहीं इफ़ेक्ट रहता है, तो मैनेजमेंट को इमीडिएटली कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए जैसे ये उनको लगता है कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई है। मतलब जब उन्हें लगता है कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हम नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमें इसको सुधारने के उपाय करने होंगे। सबसे पहली चीज़, लॉन्ग टर्म डेट को कम कर दीजिए। ओवर कैपिटलाइजेशन को कम करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करें कि लॉन्ग टर्म डेट को हम कम कर दें। लेकिन ये तो बिल्कुल भी ठीक ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम लॉन्ग टर्म डेट को कम कर दें। अभी कम कैसे करना होगा, इसके लिए भी तो हमें पेमेंट करनी होगी ना। जब हमें लॉन्ग टर्म डेट को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें और लोन लेने नहीं हैं और हम जो ऑलरेडी हमारे पास डेट हैं उनको पे ऑफ करना है। तो इसका अब ऐसा करना पॉसिबल है क्या? एक कंपनी जिसकी अर्निंग कैपेसिटी वैसे ही कम है वो कैसे आप डेट को पे ऑफ कर पाएगी? उसके लिए एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। एडिशनल फंड के लिए वो या तो लोन लेगी या फिर अपने ही प्रॉफिट को बिजनेस में लगाएगी या नए शेयर इशू करेगी, है ना। तो प्रॉफिट तो वैसे ही इस कंपनी में कम है, रिटेन अर्निंग तो होंगी नहीं। रिटेन अर्निंग नहीं होंगी तो नए शेयर्स इशू करना वैसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पब्लिक का तो रिस्पॉन्स पुअर है इस कंपनी के लिए। तो ये पहला स्टेप जो है, रेमेडी जो है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। सेकंड है रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या फिर ये कर दीजिए जो डिबेंचर्स ऑलरेडी 10% हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, हमें अभी चल रहा है प्रिवेलिंग, उसको रिड्यूस करके 8% कर दें, 5% कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर तो एग्री नहीं होंगे इस चीज़ के लिए कि उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें कम दिया जाए। अगर ऐसा एग्री हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो ये रेमेडी भी इफेक्टिव नहीं होती है। तो अब तीसरी आती है रिडम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये सजेशन है कि प्रेफरेंस शेयर्स जिस पर हाई डिविडेंड हम दे रहे हैं उनको रिडीम करो, ताकि अभी जो प्रॉफिट बचे वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचे। जितनी अर्निंग्स अवेलेबल होंगी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उतना ही मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। लेकिन अब उसके रिडम्पशन के लिए भी हमें पैसा चाहिए, जो कि इतना फंड प्रोक्यूर करना, इतने फंड का होना वैसे डिफ़िकल्ट है। तो तीसरी रेमेडी भी थोड़ी सी हमें लगती है कि कैसे पॉसिबल होगा। नाउ रिडम्पशन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। पार वैल्यू का मतलब समझिएगा बच्चे, पार वैल्यू इज़ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है ओवर कैपिटलाइजेशन केस में, हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसको एक एग्जांपल से मैं कोशिश करूँगी समझाने की, आप ध्यान से सुनना। शेयर्स की फेस वैल्यू कम कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपये का है, उसकी एनुअल अर्निंग है जी 60,000 रुपये, 60,000 रुपये वो कमा रही है, तो रेट ऑफ रिटर्न उसकी हो गई जी 6%, ठीक है जी। नाउ कंपनी अब ये सोचती है कि भाई जो ओवर कैपिटलाइज्ड हम हो गए हैं, जो 6% की रेट ऑफ अर्निंग हम कमा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें। इसको बढ़ाने के लिए देखो, नंबर ऑफ़ शेयर्स तो आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, नए शेयर्स तो इशू नहीं कर पाओगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो आप क्या करते हो, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कम कर देते हो। मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 50 रुपये ही कर दिया आपने। तो इस केस में क्या हो गया बच्चा,
तो रेट ऑफ रिटर्न जो है कैपिटल एम्प्लॉयड वो 6% से 12% हो जाएगी जब आप फेस वैल्यू कम करेंगे, ठीक है। तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है मेथड, लेकिन इस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनकी कंसेंट ज़रूरी है लेनी, कि वो रेडी हों इस चीज़ के लिए, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स को कम करके आप जो कैपिटलाइजेशन की जो रेट है, जो रेट यू कैन से रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप बढ़ा सकते हो। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करके ओवर कैपिटलाइजेशन को ऐसे भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से लगा रखा है। मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अब हर 5 शेयर के बदले 1 शेयर दे दिया जाए उन्हें। तो इससे क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन जो है वो जो 10,000, द नंबर ऑफ शेयर्स विल बी रिड्यूस टू 10,000, ठीक है ना, और कैपिटलाइजेशन जो है 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। तो इससे भी आप ये भी कह सकते हो आपकी रेट ऑफ रिटर्न जो है इम्प्रूव होगी, मार्केट प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तो ये भी, इसके लिए भी आपको, आप ये समझे, 5 शेयर्स के लिए 1 शेयर दे दिया जाए नया, ठीक है। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होकर कम हो जाएंगे और कैपिटलाइजेशन भी जो है वो कम हो जाएगी। इससे आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी आपको ध्यान शेयर होल्डर की कंसेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। नाउ द लास्ट पार्ट इज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब अपने ही प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में रखते हुए हम उसको री इन्वेस्ट कर दें, डिविडेंड की फॉर्म में ना बांटें, और री इन्वेस्ट करके हम बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, जिससे कि ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमने 6 स्टेजेस देखी, और आप ये भी कह सकते हो 6 स्टेप हैं, 6 तरीक़ों से हम ओवर कैपिटलाइजेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट के 3 हैं वो ज़्यादा सुटेबल लग रहे हैं, और सबसे बेस्ट तो है कि आप अपने प्रॉफिट को बिज़नेस में यूज़ करें, डिविडेंड की शुरू में डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ इस सिचुएशन से निकलने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसके बाद आपकी जो इक्विटी शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू कम कर दी जाए या नंबर ऑफ़ शेयर्स को कम कर दिया जाए, ये भी तरीका शेयर होल्डर कंसेंट पे एप्लीकेबल है। सो मैंने कोशिश की है बच्चे आज के लेक्चर में ओवर कैपिटलाइजेशन को डिस्कस करने की। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप एग्ज़ाम को अच्छे से आप कर पाएंगे। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक अच्छे से इसकी थ्योरेटिकली प्रेजेंटेशन बढ़िया कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।